नाउ दिस थिंग स्क्रू गॉज इज यूज्ड फॉर मोर एक्यूरेसी। जितना छोटा वैल्यू होगा लीस्ट काउंट का उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगा, हमने डिस्कस किया था। तो अब इसमें देखना क्या करेंगे, ये जो हमारा दिख रहा है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टड। ये जो पार्ट दिख रहा है ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं स्टड। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्पिंडल। ध्यान से सुनना, ये पार्ट है स्टड और ये पार्ट है स्पिंडल। तो इस बार हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमें बोला गया कि इस पेन का, इस मार्कर का डायमीटर मेजर करना है कि इसका डायमीटर कितना है। तो हम ये इसको इनके बीच में प्लेस कर देंगे, थोड़ा और इसको इधर करना पड़ेगा, इसके बीच में प्लेस कर दिया। अब इसको टाइटन करेंगे, और इसको टाइटन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, या हेड स्केल भी इसको बोलते हैं, सर्कुलर स्केल को हम ऐसे रोटेट करवाएंगे तो देखो आगे बढ़ रहा है ना। कौन सा पार्ट आगे बढ़ रहा है, स्पिंडल। एक बार ये मार्कर हटा के दिखाते हैं। अगर ये सर्कुलर स्केल वाले पार्ट को हम ऐसे रोटेट करवाते जाएंगे तो ये हमारा ये जो पार्ट है, जो मूवेबल पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल। तो ये स्पिंडल देखो आगे बढ़ता जा रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये मार्कर को इन दोनों के बीच में ऐसे रख देंगे और टाइटली फिट होना चाहिए। जैसे अभी ये रख दिया यहाँ पे, और सर्कुलर स्केल को ऐसे मूव करवाते हुए लाएंगे, कब तक, जब तक ये इसके बीच में टाइटली फिट नहीं हो जाता। अब देखो ये टाइटली फिट हो गया इसके, है ना। तो अब हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके लिए पहले मैं कुछ चीज जानना पड़ेगा, जैसे पिच क्या होता है, ये सारा चीज लिखो। पिच, एक बार सब लोग अपना स्क्रू गॉज देखना। स्क्रू गॉज में तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है इसमें, इसको स्क्रू बोलते हैं। ये जो पार्ट मूव कर रहा है ना, आगे पीछे जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। एंड इट हैज स्ट्रक्चर्स लाइक दीज, जिसको हम थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्रू हमने देखा है ना, स्क्रू में ऐसा ऐसा बना रहता है ना स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा बना हुआ देखा है स्क्रू में, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड्स। तो ये जो दो थ्रेड्स है ना, ये हमारा स्क्रू हो गया। दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, पिच। एक ये थ्रेड, कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलर, तो एक ये थ्रेड है और इसके बाद जो दूसरा थ्रेड है ये कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, इसी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच। कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ये थ्रेड ले लिया, एक ये थ्रेड ले लिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। क्लियर है ये पार्ट। अब देखो होता क्या, ये लिख लिया, लिखना पिच का डेफिनेशन लिखना। It is the distance between two consecutive threads. It is the distance between two consecutive threads. Full stop. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, ये समझ में आया है। अब देखो क्या होगा, ये जो दो हमें थ्रेड्स दिख रहा है ना, इन दोनों थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 mm होता है, जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर पे एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता था, मेन स्केल डिवीजन, लीस्ट काउंट होता था 0.1 mm। मेंस हर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या होता था, 1 mm होता था। जस्ट लाइक द रूलर, रूलर में जो हमारा डिविजन्स बना हुआ रहता था, जैसे 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स रहता था ना, हर एक डिवीजन का लेंथ क्या होता था, 1 mm। वैसे ही इसमें भी ये जो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 1 mm होता है। अब देखो होगा क्या, हम जब इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करवाना स्टार्ट करते हैं तो ये स्क्रू हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्रू। और स्क्रू का जो एंड है, स्क्रू जो हमारा है, ये स्क्रू का जो एंड होता है इसी को क्या नाम दिया है, स्पिंडल। कोई दिक्कत है इसमें, ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे रोटेट करवाते जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि स्क्रू तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लास्टली इसके कांटेक्ट में आ गया। तो ऑब्वियसली अगर हम इस सर्कुलर स्केल को रोटेट करवा रहे हैं तो ये स्क्रू कितना आगे बढ़ रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो अगर हम इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन करवाते हैं, जैसे देखना, तुम कोई सा भी डिवीजन अपने सामने रख लो, जैसे देखना अभी तुम्हें एक चीज मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, यहां पे बेस लाइन दिख रहा है, ये जिसपे ये बना हुआ है ना डिविजन्स, सर्कुलर स्केल को अभी फिलहाल हम भूल जाते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, बेस लाइन।
जिसके ऊपर डिविजन्स तुम्हें बना हुआ दिख रहा होगा 0, 5, 10 ऐसे करके दिख रहा है, देखो तो, देखो, गिव हर द स्क्रू गज, दिखा दो। जिसके ऊपर ये डिविजन्स बना हुआ है वो क्या है? बेस लाइन। बुक है सबके पास, देखना जरा। वैसे ये तो सामने से देख के ही पता चल रहा है, इधर इधर इधर। देख के पता चल रहा है, बुक में हमारा वैसे जो फिगर है उसमें भी देख लो। देखो पेज नंबर 16 फिगर 1.7 मिला, उसमें देखो तो बेस लाइन लिखा हुआ दिख रहा है। वो बेस लाइन ही क्या है? ये जो हमने यहां पे देखा ये क्या है? बेस लाइन, जिसके ऊपर डिविजन्स बना हुआ दिख रहा है। और ये डिविजन्स क्या है? मेन स्केल डिविजन्स। और ये सारे जगह मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हमेशा क्या रहता है? 1 mm। वो चाहे हम रूलर यूज कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर यूज करें या फिर स्क्रू गॉज यूज करें, सब में जो मेन स्केल का डिविजन्स रहता है वो कितना रहता है? 1 mm। इट इज फिक्स्ड। जब तक क्वेश्चन में कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 0.5 mm है, 0.2 mm है, तब तक हम क्या लेके चलेंगे? 1 mm ही लेके चलेंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो हमारा बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ठीक सामने जो भी डिवीजन तुम्हें दिख रहा है, देख लो तो, जहां पे भी है वहीं पे देखो, जिस भी पोजीशन में है उसको रोटेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो कि बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा डिवीजन पड़ रहा है? 10। ठीक, जिसका जिसका जो जो पड़ रहा है, हो सकता है किसी का 30 हो, किसी का 60 हो, कुछ भी हो, जिसका जो भी पड़ रहा है। अब इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, जैसे मेरे सामने ये जो बेस लाइन है ना, इसके सामने आ रहा है 30th डिवीजन, बेस लाइन के सामने आ रहा है 30th डिवीजन। तो हम इसको रोटेट करवाते हैं और रोटेट करवा के वापस 30th डिवीजन को फिर से किसके सामने ले आते हैं? बेस लाइन के सामने ले आते हैं। फिर से आ गया ना? तो तुम्हें दिख रहा हो कि हम इसको रोटेट करवा रहे थे, स्क्रू आगे बढ़ रहा है। और रोटेट करवा के देखते हैं, और रोटेट करवाया तो स्क्रू और आगे बढ़ा, और रोटेट करवाएंगे स्क्रू और आगे बढ़ेगा। तो अगर ये सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन कंप्लीट करवाया जाए तो स्क्रू जितना आगे बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, प्लीज फोकस, वो तुम्हें समझाने के लिए दिया, पहले इधर देख लो। ये सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन कंप्लीट करवाने का मतलब क्या? बेस लाइन के सामने जो भी डिवीजन दिख रहा है वापस वही डिवीजन आ जाए। तो हम एक रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे तो ये स्क्रू आगे बढ़ेगा। ये स्क्रू कितने से आगे बढ़ेगा? पिच से, एक पिच से आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है ये पार्ट? लिखो और करके लिखना। ये पिच का दूसरा डेफिनेशन है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और it is the linear distance moved by the screw. It is the linear distance moved by the screw for one complete rotation. It is the linear distance moved by the screw for one complete rotation of the circular scale. For one complete rotation of the circular scale. ठीक है? और इन जनरल ये जो पिच है इसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 mm। फाइन। तो बिल्कुल पहले ही जैसा चल रहा है। पिछली बार हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, उसमें हर एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या था? 1 mm। इस बार पिच का वैल्यू भी क्या है? 1 mm। इसको कैसे रिलेट करना है समझते हैं। जैसे अभी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हम देखेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है देख लेते हैं। इसके लिए लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिखना, ये भरा हुआ है सब, थोड़ा अच्छे से भरिए ना, ये लाइट हो जा रहा है एकदम। नीचे ही से लिए थे, इसमें थोड़ा अच्छे से डाल के दीजिए। लिख लिया, पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन।
तो सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा होगा? जो ये सर्कुलर स्केल पे बना हुआ है वही है सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिछली बार वर्नियर स्केल पे बना हुआ था तो हम उसको क्या बोलते थे? वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछली बार जो हमारा वर्नियर स्केल था वो लीनियर था, सीधा था ना, और उसको हम स्लाइड करवा सकते थे मेन स्केल के ऊपर, इसीलिए वर्नियर स्केल का दूसरा नाम, वर्नियर कैलिपर का दूसरा नाम क्या था? स्लाइड कैलिपर्स। आई थिंक आई टोल्ड यू। और इस बार ये भी वर्नियर ही स्केल है, इसका एक स्पेशल नाम क्या दे दिया? सर्कुलर स्केल, क्योंकि ये सर्कुलर, हमारा इसका शेप कैसा है? सर्कुलर शेप है ना। अब देखो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन पे हमें, सर्कुलर स्केल पे कितना डिविजन्स बना हुआ दिख रहा है? 100 डिविजन्स। तो इन जनरल जो हमें मिलता है लैब में, या ये जो हम देख रहे हैं इसमें 100 है। अगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम 100 की जगह 200 डिविजन्स भी रख सकते हैं, 500 डिविजन्स भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो क्या करेंगे। ये जो पिच है, पिच का वैल्यू क्या है? 1 mm। तो एक बार मैं रिलेट करके इसे तुम्हें बता देता हूं। जैसे वर्नियर कैलिपर में जो हमारा लीस्ट काउंट होता था, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? x बाई n, जहां x क्या था? वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, यही होता था ना। और ये n क्या था? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। टोटल नंबर ऑफ जो हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन होता था वही था। इस बार भी वही चीज करना है, सिर्फ नाम बदल गया। इस बार क्या किया हमने? देखो ये x जो था हमारा वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, उसकी जगह हमने क्या लिखा? पिच। और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ। इसके जगह वर्नियर स्केल डिवीजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन। अब देखो ये यहाँ पे वैल्यू क्या रखते थे 1 मेन स्केल डिवीजन के लिए? 1 mm। अभी भी क्या रखेंगे? 1 mm ही रखेंगे। तो 1 mm डिवीजन, कितना डिविजन्स दिख रहा है वर्नियर स्केल पे या सर्कुलर स्केल पे? 100। तो देखो तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 mm। ये स्क्रू गॉज के लिए। और एक बार इसको रिलेशन समझाने के लिए मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के बारे में भी लिख रहा हूं। ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए भर के। देखना वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट कितना आता था हमारा? 0.1 mm। क्योंकि वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन लेते कितना आता? 1 mm। डिवीजन में वर्नियर स्केल पे कितना डिविजन्स होता था? 10। तो 0.1 mm। इस बार क्या हो गया? 0.01 mm। मतलब एक्यूरेसी बढ़ गया। लीस्ट काउंट का वैल्यू जितना छोटा, एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा। अब जरा समझते हैं वहां पे क्या होता था। ये 0.1 mm या 1/10 mm बोलने का मतलब क्या? कि 1 मिलीमीटर को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया था? 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया था 1 मिलीमीटर को। 0.1 का मतलब यही होगा ना, 1/10। मतलब 1 मिलीमीटर को कितने डिविजन्स में कर दिया? 10 डिविजन्स। इस बार देखो कितने डिविजन्स में कर दिया। मतलब 1 मिलीमीटर को 100 डिविजन्स में हम बांट रहे हैं, जो कि ऐसे रूलर पे पॉसिबल नहीं था। रूलर में हमें क्या दिखता है? 1 मिलीमीटर दूसरा मिलीमीटर के बीच में बहुत छोटा सा हमें गैप दिखता है। तो ऑब्वियसली उसमें 100 डिविजन्स कैसे बनाएंगे, या 10 डिविजन्स भी कैसे बनाएंगे? तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू। तो अब 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट्स में बांट दिया। सोचो कितना छोटा वैल्यू हो गया, कितना छोटा लेंथ हो गया। तो इससे हमारा एक्यूरेसी ज्यादा हो जाता है। लीस्ट काउंट समझ में आया? जितना स्टेप्स अभी हम करने वाले हैं ना स्क्रू गॉज का यूज करके मेजरमेंट करने के लिए, हर बार हमें क्या मिलेगा? लीस्ट काउंट। इसीलिए सबसे पहला चीज यही जरूरी था कि लीस्ट काउंट कितना होता है ये पता करें। इसमें कोई दिक्कत? अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये लीस्ट काउंट हो गया। अब हम ये जो हमारा स्क्रू गॉज है इससे मेजरमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। गिव द हेडिंग मेजरमेंट यूजिंग a screw gauge. Measurement using a screw gauge. देख सबसे पहला काम जो करना था वो हमने कर लिया। क्या किया? स्टेप 1 पहले भी क्या होता था? वर्नियर कैलिपर में भी क्या करते थे? लीस्ट काउंट। तो फाइंड द लीस्ट काउंट, ये तो हमने कर लिया। लीस्ट काउंट के लिए अब्रिविएशन L.C। तो पहले हमने लीस्ट काउंट तो फाइंड कर लिया। लीस्ट काउंट कितना आया?
0.01 mm या फिर सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे हमें मेजर करने बोला गया, तो जो भी चीज डायमीटर, लेंथ, जो भी मेजर करने बोला गया उसको हम किसके किसके बीच में रखते हैं? ये स्क्रू का जो एंड है इसको क्या बोल रहे थे? स्पिंडल। और ये वाला जो फिक्स्ड पार्ट है इसको क्या बोल रहे थे? स्टड। इन दोनों के बीच में रख देंगे जिस भी चीज को मेजर करना है, और फिर लेंगे मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कैसे देखते हैं? टेक द मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? देख, बेस लाइन के ऊपर क्या बना हुआ है? बेस लाइन के ऊपर क्या बना हुआ है? मेन स्केल डिविजन बना हुआ है ना, 0, 5, 10 ऐसे हमें दिख रहा होगा। तो जैसे मान लो हमने कोई भी चीज प्लेस किया, ये थोड़ा मार्कर थोड़ा ज्यादा थिकर हो जा रहा है, ये देना। जैसे मान लो इस पेन का हमें डायमीटर मेजर करने बोला गया, तो इस पेन को हम रख देते हैं स्पिंडल और स्टड के बीच में, और फिर इसको टाइटन करते हैं। सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हुए ला रहे हैं, तो देखो स्क्रू मूव करता आ रहा है ना, दिख रहा है सबको? अब देखो ये है हमारा मेन स्केल, तो हम पहले मेन स्केल पे देखते हैं कि कितने डिविजन्स तक आ रहा है। जैसे मेन स्केल पे हमने देखा तो 5 के बाद हमें दिख रहा है 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9। 9 है, लेकिन एग्जैक्टली 9 पे नहीं है, 9 के थोड़ा सा आगे देखना तो। नाइन के थोड़ा सा आगे है। 5 के बाद क्या आएगा डिवीजन? 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके आगे भी है। तो हमें दिख रहा है कि 9 के थोड़ा सा आगे है। 5 के बाद काउंट करो कौन सा डिवीजन? फाइव के बाद कितना डिवीजन आ रहा है? 6, 7, 8, 9, लेकिन 9 के थोड़ा सा आगे है। तो 9 के आगे जो थोड़ा सा लेंथ दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, वो हम कैसे मेजर करेंगे? यूजिंग द सर्कुलर स्केल। तो पहले मेन स्केल से तो हमें पता चल गया कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, मिलीमीटर में ले तो डायरेक्टली 9 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में ले तो 0.9 सेंटीमीटर, है ना। जैसे ये 0 से 5 तक दिख रहा है, फिर 5 के बाद क्या डिवीजन रहेगा मिलीमीटर में? 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद बहुत छोटा सा मुझे लेंथ दिख रहा है जो ऐसे हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। तो मेन स्केल का काम यही होता है। मेन स्केल पे हमने देखा 9 mm, इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मेन स्केल रीडिंग कितना आ रहा है? 9 mm। इसके लिए कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ये हम बेयर आइज से भी देख के पता कर सकते हैं कि अच्छा ये यहां तक तो पक्का है। अब इसके आगे जो थोड़ा सा लेंथ दिख रहा है जो डाउटफुल है, वो कैसे फाइंड करेंगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग लेके। ये पार्ट क्लियर हुआ? ये सबको समझ में आया कि 9 mm तक कैसे आ रहा है? ये 9 mm हो गया। अगर सेंटीमीटर में लिखे तो 0.9 सेंटीमीटर। अब आगे का काम क्या है? ये जो बिल्कुल छोटा सा लेंथ दिख रहा है, इसके लिए हम कौन सा रीडिंग लेंगे? टेक द सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए देखो अब क्या करेंगे। जितना भी फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही है, सिर्फ नाम अलग अलग रख रहे हैं। क्योंकि पिछली बार वर्नियर कैलिपर था जिसपे वर्नियर स्केल ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करता था, और इस बार हमारे पास स्क्रू गॉज है जिसमें वर्नियर स्केल को हमने एक नया नाम ही दे दिया, सर्कुलर स्केल, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है ना। अब देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से वही फॉर्मूला लिख रहे हैं जो वर्नियर कैलिपर में लिखा था, P इंटू, यही था ना वर्नियर कैलिपर में भी। P का वैल्यू क्या होता था वहां पे? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विथ एनी मेन स्केल डिवीजन। P का मतलब यही होता था। जहां दिक्कत लगे बताना। वर्नियर कैलिपर में इस P का मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विथ एनी मेन स्केल डिवीजन। इस बार काम और आसान हो गया। इस बार हमें कोई मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता हुआ देखना ही नहीं है, डायरेक्टली हम देखेंगे बेस लाइन। बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा आ रहा है? तो जैसे देखते हैं, बेस लाइन देखना, ये बेस लाइन है, बेस लाइन ये है ना जिसपे मेन स्केल डिवीजन बना हुआ है, वो कौन सा लाइन है? बेस। तो बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा डिवीजन है? जरा देख के बताना। देखो तो, पकड़ो भाई,
देख के बताओ तो, बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा डिवीजन है? 25। ठीक है चलो, क्या देख रहे हो? 24 है, क्योंकि 25 के नीचे वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना? 25 के नीचे वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखो कौन सा डिवीजन है, देखो तो कोइंसाइड कर रहा है। बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा डिवीजन आ रहा है? अरे भाई 20, ये 20 है ना, 20 है ना, 20 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 21, 22, 23, 24। देखो तो कौन सा है? 25 तो नहीं कर रहा है, 25 के नीचे वाला कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 24। तो हम P का वैल्यू क्या लेंगे? तो व्हाट इज P हियर? P इज द, क्या होगा P? नंबर ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में अब हम लिख रहे हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विथ किसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए? बेस लाइन। मतलब बेस लाइन के ठीक सामने कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन पड़ रहा है? तो हमने एग्जांपल लिया, ये 24 पड़ रहा है, तो हम P का वैल्यू क्या ले लेंगे? 24। तो एग्जांपल साथ में लेते चलते हैं कि कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है। तो यहां देखो तो सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना आ जाएगा? P की जगह रखेंगे 24 इंटू लीस्ट काउंट का वैल्यू हमें पता चल गया है। देखो सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है ना? सेंटीमीटर में लिया तो कितना हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। कितना है सर्कुलर स्केल रीडिंग? 0.024 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमें बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करना है जो वर्नियर कैलिपर में कर रहे थे। क्या करते थे? ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए क्या करते थे? ऑब्जर्व्ड रीडिंग, दैट वाज आवर फोर्थ स्टेप। ऑब्जर्व्ड रीडिंग फाइंड करने के लिए क्या करते थे? सही बोल रही, बोलो बोलो। ऐड करेंगे ना, प्लस सर्कुलर स्केल, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्योंकि अब जो 9 मिलीमीटर तक हमने आंखों से देख के बताया कि अच्छा मेन स्केल पे तो 9 mm तक दिख रहा है, लेकिन उस 9 mm के आगे जो एकदम छोटा सा पार्ट है, छोटा सा लेंथ है, वही क्या है हमारा? ये वो जो छोटा सा लेंथ है, वो रीडिंग हमने कैसे लिया? सर्कुलर स्केल की हेल्प से। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आया इतना। अब ये मेन स्केल रीडिंग में अगर हम सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड कर दें तो एग्जैक्ट इसका क्या डायमीटर है ये पता चल जाएगा। इस पेन का डायमीटर कितना है, समझ में आ रहा है? मेन स्केल रीडिंग में कितना दिखा था हमें? 9 mm तक एग्जैक्टली दिख रहा था, लेकिन 9 mm के आगे बहुत छोटा सा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता चले कि इसके थोड़ा सा तो आगे आ रहा है। तो थोड़ा सा जो आगे है 9 mm के आगे, वो लेंथ हमने कैसे फाइंड किया? ऐसे, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेके। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो इसका डायमीटर पता चल जाएगा। दैट इज आवर ऑब्जर्व्ड रीडिंग। जैसे हमसे क्वेश्चन में बहुत बार बोला जाता है कि ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालो, या डायरेक्टली बोला जाए कि डायमीटर निकालो इस पेन का, या हो सकता है कि इस पेन का जो ये बॉल होता है ना, ये टिप जो है, इसका डायमीटर निकालने बोले। ये चीज पेन का बॉल, हाँ वही। तो इतना पतला सा चीज का अगर डायमीटर निकालने बोला तो ऑब्वियसली ये हमारा स्केल का यूज करके, रूलर का यूज करके नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? स्क्रू गॉज यूज कर रहे हैं। तो देखो तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग के लिए क्या किया? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, दोनों ऐड करेंगे तो जैसे एग्जांपल लेके देखते जा रहे हैं कितना आएगा। देखो तो मेन स्केल रीडिंग 0.9 सेंटीमीटर प्लस ये 0.024 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ रहा है? 0.924 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया किसका? जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, हमारा टास्क क्या था? क्या मेजर करना? इस पेन का डायमीटर मेजर करना। तो इस पेन का डायमीटर आ गया, एग्जैक्ट डायमीटर आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक? बढ़े आगे, वो करना, दैट इज फॉर योर असाइनमेंट, वो कर सकते हो तुम बाद में। तरीका बता दिया है, किसी भी चीज का फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हमारे दिमाग में आया कि ये
हर एक पेज का थिकनेस कितना है, शीट ऑफ पेपर, यस। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अब ये शीट ऑफ पेपर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, इसका थिकनेस मेजर करने के लिए कुछ काउंट कर लो, 10, 20, 30 कितना भी ले लो और उसको कहां पे रखोगे, ये स्टड और स्पिंडल के बीच में टाइटन कर दो। अब अगर 30 का हमारा पता चल जाएगा थिकनेस, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक शीट का थिकनेस पता चल जाए। देखो दिमाग ही नहीं लगा रहे, क्या बोला, सुना नहीं, करते रह जाएंगे। एक शीट का थिकनेस मेजर करना हमारे लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ रख लो, 20-30 शीट ले लो और उसको रख लो इन दोनों के बीच में, स्टड और स्पिंडल के बीच में, जैसे इस पेन को रखा है, और उसके टाइटन कर दो इसको। तो अगर 30 पेजेस का थिकनेस हमने पता कर लिया तो हर एक पेज का थिकनेस हो गया। परेशान हो रहे हो बिना मतलब का, एक पेज का थिकनेस फाइंड करना। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। चलो गिव द स्टेप 5। स्टेप 5 क्या होगा देखते हैं। अब देखो, जैसे वर्नियर कैलिपर में हमारा 0 एरर आता था, इसमें भी 0 एरर आ सकता है। जैसे हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, तो हो सकता है कि इसमें एरर आ जाए। 0 एरर में क्या होता था, दोनों का 0 मार्क अगर कोइंसाइड करता, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, तो इट इज फ्री ऑफ 0 एरर। लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं करता, राइट में या लेफ्ट में रहता, तो उसमें 0 एरर होता। इस बार हर एक चीज को देखने के लिए हमारे लिए रेफरेंस लाइन कौन सा है, बेस लाइन। जो भी चीज हम कोइंसाइड करता हुआ देख रहे हैं, उसके लिए हम क्या चेक करना होता है कि बेस लाइन के ठीक सामने कौन आ रहा है, बेस लाइन से कौन कोइंसाइड कर रहा है। तो एक बार ये पेन हटा देते हैं और क्या करना होगा, पिछली बार क्या करते थे वर्नियर कैलिपर में, दोनों जॉज को कांटेक्ट में रखते थे और फिर 0 एरर चेक करते थे। इस बार किसको किसको कांटेक्ट में रखेंगे, स्टड एंड स्पिंडल। अब देखो ये दोनों कांटेक्ट में कर लो। अब देखो तो जरा, ये वर्नियर स्केल या 0 स्केल का जो 0 मार्क है वो बेस लाइन के ठीक सामने है क्या, नहीं। सब लोग देखना, सबके पास है स्क्रू गॉज, देखना उसमें कि ये वर्नियर स्केल या फिर सर्कुलर स्केल का जो 0 मार्क है वो बेस लाइन के सामने पड़ रहा है क्या, कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब इसमें 0 एरर है। ठीक है, अब 0 एरर है तो कौन सा है, वैसे वो फ्री हो जाएगा, वैसे नहीं करना। एक बार टाइटेंड हो गया ना, फिर करते हैं तो उसमें बैकलैश एरर आ जाता है। ये क्या है, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे कि 0 मार्क किधर है, बेस लाइन के ऊपर है कि बेस लाइन के नीचे। देखो तो किधर है, बेस लाइन के ऊपर है। हो सकता है किसी का ऊपर हो किसी का नीचे हो, तो बेस लाइन के ऊपर अगर दिख रहा है 0 मार्क सर्कुलर स्केल का, तो वो हमारा नेगेटिव 0 एरर। बेस लाइन के ऊपर अगर दिख रहा है तो नेगेटिव, और जिन लोगों का बेस लाइन के नीचे दिख रहा है वो क्या है, पॉजिटिव 0 एरर। लिखना, सब पार्ट ए देके लिखो, सब पार्ट ए। हाँ स्टेप 5 में ही है ये, सब पार्ट ए। 2 0 एरर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों डिस्कस करेंगे। सब पार्ट ए देके लिखना, पॉजिटिव 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव 0 एरर कब आएगा, लिखो, व्हेन स्टड एंड स्पिंडल आर इन कॉन्टैक्ट, stud and spindle are in contact and the 0 mark of circular scale division and the 0 mark of circular scale division is below the baseline, is below the baseline। ठीक है, कॉमा, the 0 error is positive, the 0 error is positive। थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जनरली हम क्या समझते हैं कि ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा, लाइक द वाई एक्सिस। लेकिन इसमें यही चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 0 मार्क सर्कुलर स्केल का 0 मार्क अगर बेस लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव 0 एरर, अगर ऊपर होता 0 मार्क बेस लाइन के तो नेगेटिव 0 एरर। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो 0 एरर फाइंड कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा,
कौन सा जीरो एरर हम फाइंड कर रहे हैं? पॉजिटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए क्या होगा फॉर्मूला, देखते हैं। सारा चीज बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा वर्नियर कैलिपर में था, सिर्फ डिफरेंस किस चीज में आ रहा है। देखो पॉजिटिव जीरो एरर है तो आगे प्लस साइन तो दे ही देंगे, प्लस साइन दे देते हैं, और फिर P इंटू लीस्ट काउंट। बिल्कुल वर्नियर कैलिपर जैसा चल रहा है। P क्या होता था पिछली बार? क्या होता था P? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड्स विद एनी मेन स्केल डिवीजन। इस बार हमें सारा चीज का कोइंसाइड करने का किसके साथ देखना है? बेस लाइन के साथ। और आसान हो गया है काम। तो जरा देखो तो, बेस लाइन के सामने जीरो तो नहीं है, बेस लाइन के सामने नहीं है ना, कौन सा है? जिन लोगों का नीचे है ना जीरो मार्क, जिनका नीचे है ना वो बताना, जिनका ऊपर है बेस लाइन के वो मत बताना। 20 नीचे है। जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। नीचे है। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन से? 20। चलो देखो इधर, यहां पे ये P क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ व्हाट? कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन। देखो इधर, जीरो कोइंसाइड कर जाता तब तो जीरो एरर होता ही नहीं। तो अब जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो ढूंढना पड़ेगा कि जीरो नहीं कोइंसाइड कर रहा है तो कौन सा कर रहा है। जैसे बता रहे हो तुम कि 20th डिवीजन इसका कोइंसाइड कर रहा है, तो हम P के जगह क्या रखेंगे? 20। ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमारे पास, और ये सारा चीज हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे स्कूल में ये प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा, उसका भी मार्क्स आता है ना। तो ये ऐसे मेजरमेंट करना, ये सारा चीज डिस्कस करते चल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये P क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसका। तो हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या रखा यहाँ? P का वैल्यू जो कि आप बता रहे हैं 20 रख दिया, इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू हम पता कर चुके हैं, क्या है? 0.001 मिलीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे, है ना। प्लस कितना आ जाएगा देखो? 0.020। ये इसका डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, तो सिर्फ 0.02 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। यहाँ पे एक जीरो है ना, तो इसका डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड। तो वी आर लेफ्ट विद 0.01 ओनली। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नेगेटिव जीरो एरर पे आ जाए, लिख लिया ये। बस यहीं तक लिखना है। हाँ हो गया। पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू इतना आ गया। अब नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा? हाँ बोलो। अबव द बेस लाइन। हाँ, बिलो द बेस लाइन था तो पॉजिटिव जीरो एरर, अबव द बेस लाइन होगा तो नेगेटिव जीरो। इसको लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। इसके लिए जगह छोड़ दो, लिख लेना। सब पार्ट बी दे के लिखना नेगेटिव जीरो एरर। तो हम उसके फॉर्मूला पे आते हैं, एक्सप्रेशन पे आते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, पहले तो आगे माइनस साइन दे ही देंगे। नेगेटिव जीरो एरर है इसलिए माइनस साइन दे दिया ब्रैकेट में। पिछली बार भी हम यही करते थे, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन में से P माइनस करते थे। इस बार भी क्या कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन या सर्कुलर स्केल डिवीजन में से माइनस क्या करेंगे? रिवाइज नहीं किया है, न्यूमेरिकल बनाया है, वर्नियर कैलिपर का न्यूमेरिकल्स बनाया है, अभी देखते हैं। सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन
मेन स्केल डिवीजन के लिए अब्रिविएशन हम यूज कर सकते हैं। मेन स्केल डिवीजन के लिए m.s.d, सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए c.s.d। अब देखो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिख रहा है, देखते हैं कितना है टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कितना है 100 है। तो यहां क्या रखेंगे 100 माइनस p का मतलब हर जगह वही है, p का मतलब शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, p का मतलब हर जगह क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन। तो देखो तो जिन लोगों का ऊपर में था ना, जिन लोगों का भी 0 मार्क बेस लाइन के ऊपर आ रहा था वो बताएंगे वैल्यू। ऊपर किसका आ रहा था 95, ठीक। जिन लोगों का भी 0 मार्क सर्कुलर स्केल का 0 मार्क बेस लाइन के ऊपर था उन लोगों के इंस्ट्रूमेंट में कैसा 0 एरर है, नेगेटिव 0 एरर है। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 95। तो यहां p के जगह क्या रखेंगे 95, मल्टीप्लाई किया, एक मिनट 95 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। देखो तो क्या आएगा वैल्यू, माइनस 5 में ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.005 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा नेगेटिव 0 एरर। अब फाइनल स्टेप 5 में हमने क्या क्या सीखा कि 0 एरर है कि नहीं है, तो कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कैसे फाइंड करते हैं, नेगेटिव है तो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइनल स्टेप है, दैट इज स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करेंगे देखते हैं, लिख देना स्टेप 6, ये वाला पार्ट सिर्फ हटा रहे हैं। स्टेप 6 में क्या करेंगे, अब जैसे हमें लैब में दे दिया गया, बोला यही है आपके पास स्क्रू गॉज, इसी का यूज करके मेजरमेंट करो। तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, लीस्ट काउंट फाइंड करो, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये सारा फाइंड करो और 0 एरर चेक कर लेना है कि 0 एरर है कि नहीं है। अगर 0 एरर नहीं है तो हमारा 4th स्टेप जो था ये वाला ऑब्जर्व रीडिंग, यही हमारा करेक्ट रीडिंग हो जाएगा, फिर कुछ करने का जरूरत नहीं है। और अगर स्टड और स्पिंडल को कांटेक्ट में रखने के बाद भी ये हमारा 0 मार्क सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, मतलब 0 एरर है। तो 2 स्टेप्स हमें और करना पड़ेगा। स्टेप 5 में देख लेंगे कौन सा 0 एरर है, उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, करेक्ट रीडिंग फाइंड करते हैं। करेक्ट रीडिंग के लिए पहले जो करते थे बिल्कुल वही काम अभी भी करना है। वर्नियर कैलिपर में भी क्या करते थे, ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से माइनस करते थे, किसको, 0 एरर को माइनस करते थे विथ साइन, 0 एरर को माइनस करते थे विथ साइन। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, करेक्ट रीडिंग हमें निकालना है तो क्या करेंगे, करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग, यही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑब्जर्व रीडिंग कितना आया था 0.924 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस क्या करेंगे 0 एरर विथ साइन। अब जैसे मान लो पॉजिटिव 0 एरर रहता तो यहां पे क्या रखते हैं ब्रैकेट में प्लस 0.02, प्लस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर मान लो माइनस रहता, नेगेटिव रहता तो क्या करेंगे, हाँ क्या हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर, ये इसका नेगेटिव 0 एरर है और ये साइन के साथ रखना होगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0.005 सेंटीमीटर कितना आ गया, हाँ 0.929 सेंटीमीटर। अब ये एकदम सही वैल्यू हमारा आ गया। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था स्क्रू गॉज था वो फॉल्टी है, उसमें एरर है, लेकिन उसका भी यूज करके हम एग्जैक्टली सही वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें ये आइडिया है कि 0 एरर क्या होता है, 0 एरर कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज ठीक। तो नाउ वी आर डन विथ स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर भी हो गया, स्क्रू गॉज भी हो गया।